तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो टॉर्क को कैलकुलेट करने से पहले हम समझ लेते हैं दो तीन चीज़ें। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, इस यूनिफॉर्म मतलब वर्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम है। जैसे इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो हर पॉइंट पर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जितने पॉइंट पर ये है। मतलब जितने भी पॉइंट ले लेंगे, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितने हर पॉइंट्स पर है। ठीक है, तो इससे कहा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स एवरी पॉइंट इन स्पेस हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज को रखते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन को रखते हैं और एक बार कहाँ रखते हैं, प्रोटॉन को रखते हैं। तो दोनों के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। तो हमने देखा है कि ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। ओके, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला पड़ा था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। यहाँ पर ई वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, सोर्स चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखा जाता है तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है। तो यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को रखा है और एक प्रोटॉन को रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस ई। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस ई। तो यहाँ पर रखकर देखें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज कितना होता है, माइनस ई इंटू ई वेक्टर। यहाँ पर माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑन द फोर्स। अब प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, प्रोटॉन के ऊपर देखें कितना चार्ज है, प्लस ई। तो यहाँ पर रखें क्यू की जगह, फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लस ई इंटू ई वेक्टर। देखो यहाँ पर साइन है प्लस, इसका मतलब फोर्स के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रिक जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में इसमें क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, फोर्स ऑन प्रोटॉन। तो याद रखें, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर देखा। अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि क्यू की जगह यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, माइनस ही। माइनस का मतलब होगा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करना है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखना है, ओके, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हो। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगा। ओके, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, यहाँ पर हम एक डाइपोल सपोज करते हैं। देखिए यहाँ पर डाइपोल एज्यूम कर लेते हैं। इस डाइपोल को कुछ एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस क्यू। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। कितना एंगल बनाते हुए रखा है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। थोड़ा सा इसको तिरछा रख रखा है हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, हमने देखा था डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, और इस डाइपोल को जो रखा है, इस डाइपोल का लेंथ कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज कितने सेपरेशन पर है, 2l सेपरेशन पे। ओके, तो ये हमने रख लिया कि एक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो अब ध्यान से देखें, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है किसी चार्ज के ऊपर, और उस फोर्स को लिखा जाता है F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर से। F इज इक्वल टू क्यू ई से फोर्स लिखा जाता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। अब ध्यान से देखें, ये डाइपोल दो चार्ज से मिलकर बना है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू।
तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, पहले इसका डाइपोल लिख लेते हैं यहाँ पर। सो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा P इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है एक चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, इट मीन्स 2QL। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय फील्ड फोर्स लगाएगी बाय फील्ड ऑन प्लस क्यू चार्ज। बताइए प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये देखेंगे F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर फोर्स पॉजिटिव है, मतलब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर आपका जो चार्ज रखा है वो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स। तो ध्यान से देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और कितना लगेगा, QE, केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे QE, ओके। Q इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय फील्ड ऑन प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगने वाला है, तो लिख लेंगे यहाँ पर कितना लगेगा फोर्स, QE, ओके। इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अब नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखते हैं, तो ध्यान से देखिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब चार्ज आपका नेगेटिव हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा उधर, कितना लगेगा, वो भी QE लगेगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पर उसी तरह से लिखते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय फील्ड कितना फोर्स लगाएगी इस चार्ज के ऊपर, फोर्स एक्सर्टेड बाय फील्ड ऑन माइनस क्यू चार्ज। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगने वाला है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा QE। अब डायरेक्शन लिख लेते हैं, अपोजिट टू व्हाट स्टूडेंट, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। तो हमने दोनों के ऊपर फोर्स देख लिया। अब आप ध्यान से देखें इस डाइपोल के ऊपर फोर्स, कितने फोर्स लग रहे हैं, पूरा डाइपोल एज्यूम कर लें। ये आपका डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखिए इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर QE, इसके ऊपर भी फोर्स QE लग रहा है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ओके। तो अगर आपका डाइपोल आपको एज अ सिस्टम लेते हैं, डाइपोल को हम क्या मानते हैं, ये हमारा पूरा सिस्टम है, तो इस सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है सिस्टम के ऊपर, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लेफ्ट लग रहा है, एक फोर्स राइट लग रहा है, और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो इस डाइपोल के ऊपर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अगर 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा और उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा 2 का, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। तो ध्यान रखिए डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना है स्टूडेंट्स, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना है, 0। अगर इस QE को पॉजिटिव माने प्लस QE, उस फोर्स के डायरेक्शन उधर है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, उसको माइनस QE माने तो फोर्स कितना हो गया, 0। इट मीन्स जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर हमेशा नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है, ये याद रखिएगा। जब डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। वो अलग बात है इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, मगर कुल मिलाकर फोर्स कितना है उस पूरे डाइपोल पर, 0 फोर्स है, नेट फोर्स कितना है, 0, ओके। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब ये डाइपोल यहाँ से उठकर आगे नहीं जाएगा, इसका ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, आगे पीछे नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना है इसका, 0। और ये इनिशियल में रेस्ट में भी रखा था, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पर रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो जो डाइपोल है, डाइपोल आपका वहीं रहेगा, मगर एक दूसरा क्या होगा, नेट फोर्स तो 0 हो गया, मतलब मोशन तो नहीं करेगा। कौन सा मोशन नहीं करेगा, ट्रांसलेशन, यहाँ से उठ के कहीं आगे नहीं जाने वाला है, कहीं पीछे नहीं आने वाला है, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है। मगर इसका जो सेंटर है, सेंटर O, इस सेंटर के अलोंग ये घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा, इस सेंटर के अलोंग घूमेगा। क्यों घूमेगा, 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं,
दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे मार्कर देख लेते हैं, इस मार्कर के ऊपर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर फोर्स लगाइए आगे की डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर फोर्स लगाइए पीछे की डायरेक्शन में। तो जितना आगे और पीछे फोर्स लगाएंगे तो ये मार्कर क्या होगा, घूमने लगेगा, मतलब रोटेट होगा अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स सेंटर। तो सेंटर के अबाउट रोटेट होने लगेगा क्योंकि इसके ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी देखें, इस डाइपोल के ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। ये वाला फोर्स क्या चाहता है, इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसा करना चाहता है, इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे करना चाहता है, और ये वाला जो फोर्स है क्यू, इस नेगेटिव चार्ज को उधर ले जाना चाहता है। तो कुल मिलाकर होगा क्या, ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल क्या होगा, रोटेट होने लगेगा, इस तरह से रोटेट होने लगेगा। ओके, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएगा। तो इसके आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स, जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो क्या होता है, जीरो होता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। बताइए डाइपोल पे नेट फोर्स कितना है, एफ नेट इज इक्वल टू 0। ओके, क्यों, क्यू ई माइनस क्यू ई दोनों अपोजिट थे, इसलिए कितना हो गया, 0 हो गया। नेट फोर्स 0 है, मगर नेट फोर्स 0 का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर कुछ भी मोशन नहीं होगा, ये रोटेट करेगा। रोटेट किसके अबाउट करेगा, इसके सेंटर के अबाउट घूमने का ट्राई करेगा ये। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों फोर्स हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स, इसको रोटेट करने का ट्राई करेंगे। एक फोर्स आगे ले जाएगा, एक फोर्स पीछे ले जाएगा, तो कुल मिलाकर ये जो डाइपोल है अपनी ही जगह पर घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं उसको, टॉर्क। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टॉर्क लग रहा है इस डाइपोल के ऊपर, जो डाइपोल को घुमाकर कहाँ पर लाना चाहता है, ये डाइपोल को घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहता है। तो टॉर्क कैलकुलेट करना है। ओके, टॉर्क ऑन डाइपोल। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, टॉर्क ऑन डाइपोल। ओके, टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ओके, ये हमारा क्या है, टाउ है, ग्रीक वर्ड है। तो टॉर्क का कैलकुलेशन किस तरह से होता है, तो याद रखिए, यहाँ पर देख लेते हैं हम टॉर्क किस तरह से निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। जैसे आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये कोई मास है, इस मास के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और मान लेते कोई रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है। ओके, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। इस ओरिजिन से इस मास का पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमें, ये है आर वेक्टर। कितना है, आर वेक्टर। तो ये हमारा ओरिजिन है जहाँ से हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से कितनी दूरी पर है मास, आर वेक्टर की दूरी पर है। आर वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, इस पॉइंट के अबाउट इस मास के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आर टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा, वेर आर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, कितनी दूरी पर है, एफ कितना फोर्स लग रहा है, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। किसके बीच का एंगल है, आर और एफ। अगर आर को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो आपको मालूम पड़ जाएगा आर और एफ के बीच में कितना एंगल है। ये आर वेक्टर आपका, आर वेक्टर और एफ के बीच में कितना एंगल है, ये है एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड इट्स फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी पॉइंट के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट का टॉर्क लिखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। और एक चीज़ जरूर याद रखना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, इसे साइड में नोट कर लीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करें, वो क्या होगा, सेम ही होगा। अगर नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लें। जैसे यहाँ पर हमने ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकाला, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लें, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लें, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो वो क्या होगा, सेम ही होगा। टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। तो अब हम यहाँ पर भी करते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। सेंटर की जगह हम यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट क्या निकाल लेते हैं, टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टॉर्क निकालने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखें, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो उधर लग रहा है, और यहाँ से आर दूरी पर है ना, कितने डिस्टेंस है, 12 डिस्टेंस पर एक फोर्स इधर लग रहा है। ओके, ये फोर्स कितना है, क्यू ई फोर्स लग रहा है। तो दोनों फोर्स के कारण हम टॉर्क लिखेंगे। ओके, तो देखें यहाँ पर इसी तरह से टॉर्क लिखा जाएगा। हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, जो
लोअर पॉइंट है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है आपका, ये नेगेटिव चार्ज रखा है, इस पॉइंट के अबाउट हम क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। एक फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई, एक फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई, और ये सेपरेशन कितना है, 2L सेपरेशन है। और ध्यान से देखें ये एंगल कितना है, ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ से जो लाइन बनाएंगे वो भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, सो इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क कैसे निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए आर क्रॉस एफ फॉर्मूला यूज़ करें, आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ से इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है इतने डिस्टेंस पर ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये 2L क्यू ई साइन थीटा, डिस्टेंस कितना है 2L, तो आर की जगह रखेंगे 2L, फोर्स कितना लग रहा है क्यू ई, ओके, साइन थीटा, एंगल कितना है, थीटा। अब इस फोर्स के लिए करना पड़ेगा, दोनों फोर्स के लिए अलग लिखें, इस फोर्स के लिए कर लिया हमने, अब इस फोर्स के लिए लिखते हैं, इस फोर्स के लिए भी ये फॉर्मूला लगाएंगे आर एफ साइन थीटा। मगर ये जो फोर्स है उसी पॉइंट पर लग रहा है जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से इस फोर्स की डिस्टेंस कितनी है, 0 है, क्योंकि ये जो फोर्स है उसी पॉइंट पर लग रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो इस फोर्स के कारण टॉर्क कितना होगा, 0 होगा, तो केवल इस फोर्स के कारण ही टॉर्क लिखा जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिए, वापस हमने क्या करा, अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 हो तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो सेम आएगा। हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। आर क्या होगा, सेपरेशन होगा, वहाँ से कितने दूरी पर फोर्स लग रहा है, और ये क्या होगा, थीटा, दोनों के बीच का एंगल होगा। तो देखें यहाँ से कितनी दूरी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। इस फोर्स के कारण टॉर्क कितना होगा, 0, क्योंकि ये फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं। ओके, इस फोर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये वाला फोर्स देखें, ये वाला फोर्स कितनी दूरी पर लग रहा है, 2L दूरी पर लग रहा है, 2L पर दूरी पर लगा क्यू ई फोर्स, और एंगल कितना है, थीटा। तो आर की जगह लिखेंगे 2L, एफ की जगह लिखेंगे क्यू ई, साइन थीटा की जगह एज इट इज़। तो ठीक है, टॉर्क लिखते हैं अब हम यहाँ पर, टॉर्क बोलिए, टॉर्क कितना होगा, 2L, एफ फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई, दोनों के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स, ये 2L और क्यू ई के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो ये लिख देंगे साइन थीटा, यही फॉर्मूला लगाना है। आर सेपरेशन है 2L, एफ फोर्स कितना लग रहा है क्यू ई, और साइन थीटा एज इट इज़। तो देखें इसको जमा लेते हैं यहाँ पर, अब इसको लिख सकते हैं 2QL इंटू ई साइन थीटा। ओके, ये 2QL क्या हो गया यहाँ पर, 2QL किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायपोल मोमेंट, तो 2QL की जगह लिख लेंगे हम डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट P, E एज इट इज साइन थीटा। तो ये हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। टॉर्क किसी डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगता है जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। ओके, टॉर्क इस तरह से याद रखें, टॉर्क कैसे निकाला जाएगा। ओके, कोई सा भी फोर्स ले लें, ऊपर वाला फोर्स लेंगे, नीचे वाले फोर्स के कारण तो टॉर्क 0 होगा, इस फोर्स के कारण टॉर्क लिखा जाएगा। कितना सेपरेशन है 2L, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये 2L, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखिए ये आपका पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने साइन थीटा। तो 2QL कितना होगा, P विच इज़ डायपोल मोमेंट, तो PE साइन थीटा। अब इसे वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं। ओके, वेक्टर नोटेशन में लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए याद रखिए, आपने इस टाइप का पढ़ा होगा जब लिखते AB साइन थीटा, तो AB साइन थीटा को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, जब AB कोस थीटा होता है तो कितना लिखते हैं हम, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। यहाँ पर देखें AB साइन थीटा, A की प्लेस पे कितना है P, B की प्लेस पे कितना है E, और साइन थीटा एज इट इज़ है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख सकते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, सो हम इसके वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, P साइन थीटा को लिखेंगे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और इधर कितना आ जाएगा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क के ऊपर भी क्या लग जाएगा, वेक्टर, तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ओके, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कराएं। ध्यान रखें, जब भी टॉर्क को इस फॉर्म में लिखा जाता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन भी लिखना है, क्योंकि टॉर्क के ऊपर आपने वेक्टर लगाए हैं, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क का डायरेक्शन लिखा जाएगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, P साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड पूछे कितना टॉर्क लग रहा है तो डायरेक्ट निकालेंगे P साइन थीटा।
अगर डायरेक्शन पूछेगा बताओ टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन में निकालना होगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन हम किस तरह से निकालेंगे, देखें टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर देखें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन, ये है आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है हॉरिजॉन्टल में, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ध्यान से देखें ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ओके, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किस तरह से दिया जाता है, ध्यान से देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर होता है। तो इसका डायरेक्शन देने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। ओके, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। देखिए राइट हैंड लीजिए अपना, अब आपको क्या करना है, राइट हैंड लेने के बाद में पी वेक्टर को ई वेक्टर से मिलाते हुए उंगलियों को कर्ल करना है। अपना राइट हैंड लीजिए, अपने राइट हैंड को इस उंगलियों को इस तरह से कर्ल करना है कि पी वेक्टर को ई वेक्टर से मिलाते हुए उंगलियों को क्या करना है, कर्ल करना है। कर्ल योर फिंगर अलोंग द पी वेक्टर टू ई वेक्टर। ओके, ये पी से ई को मिलाते हुए उंगलियों को कर्ल करा। तो देखिए अंगूठे का डायरेक्शन किधर है, अंगूठा अंदर की तरफ बता रहा है, इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। अंदर मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो वापस देखें राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर आपको डायरेक्शन पता करना है, डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं, थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो पी को ई से मिलाते हुए उंगलियों को कर्ल करो, तो आपके अंगूठे की डायरेक्शन जो होगी वो अंगूठे की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ है, बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर तो हम कुछ बना नहीं सकते, इसलिए हम इसको नीचे से की तरीके रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है आपका टॉर्क का डायरेक्शन। तो ध्यान से देखें टॉर्क मैंने नीचे रिप्रेजेंट करा है, इसका मतलब टॉर्क नीचे नहीं है, टॉर्क कहाँ है, अंदर। 3D में हम नहीं बना सकते। ओके, तो टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर। और आप चाहें तो इसको इस तरह से क्रॉस से लिख सकते हैं। ओके, दो चीज़ें, दो साइन यूज़ किए जाते हैं, एक तो डॉट साइन यूज़ किया जाता है, एक क्रॉस साइन यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों, आपने देखा होगा एक तीर होता है, देखिए आराम से यहाँ पर तीर होता है, जैसे एक एरो है। ओके, ये एरो क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जब ये एरो आपसे दूर जाता है तो आपको क्या दिखता है, आपको इसका पीछे टेल दिखती है या हेड दिखता है। जब ये एरो आपसे दूर जाता है, एरो जब हमसे दूर जाता है तो हमें उसका क्या दिखता है, टेल दिखता है। टेल दिखता है मतलब क्या दिखता है, क्रॉस दिखता है। जब दूर जाता है तो क्रॉस दिखाई देता है आपको पीछे का, तो क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एरो कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर होगा। अगर डॉट बनाया जाए, जब एरो आपकी तरफ आता है, एरो आपकी तरफ आता है तो आपको ऊपर का क्या दिखाई देता है, केवल हेड दिखाई देता है जो कि डॉट है। तो डॉट दिखाई दे रहा है मतलब एरो बाहर की तरफ निकल रहा है, क्रॉस दिखाई दे रहा है मतलब एरो अंदर की तरफ जा रहा है। तो ध्यान से देखें ये टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है। ओके, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल से हम किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा यहाँ पर। ओके, राइट हैंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आप डायरेक्ट याद रखें इन इक्वेशन को, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कंडीशन में कुछ नहीं करना है हमें, कंडीशन में क्या करना है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में थीटा की अलग अलग वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है कि किस वैल्यू पर क्या वैल्यूज़ आती हैं। एक बार रखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो ध्यान से देखिए क्या होगा, अभी थीटा की कुछ वैल्यू मान लेते हैं अभी 45 डिग्री के अप्रोक्स है। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये आपका डाइपोल ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। और ये दोनों फोर्स क्या चाहते हैं, ये दोनों फोर्स भी यही चाहते हैं कि आप, ये दोनों फोर्स क्या चाहते हैं, ये दोनों फोर्स ये चाहते हैं कि ये डाइपोल को इस तरह से घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाए। ये वाला फोर्स इस पॉजिटिव को आगे ले जाएगा, ये वाला फोर्स इस नेगेटिव चार्ज को पीछे ले जाएगा। तो ये डाइपोल को घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहते हैं। तो जब एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो इक्वेशन फर्स्ट देखें, टॉर्क इज इक्वल टू कितना निकलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, थीटा मीन्स 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखें थीटा की वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स आपका जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा और उस टाइम इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। ओके, इसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन।
सेकंड देखें, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो ध्यान से देखिए थीटा की वैल्यू 90 होगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है। थीटा की वैल्यू 90 मतलब आपका जो डायपोल है वो डायपोल आपका ऐसे हो जाएगा, ये डायपोल मोमेंट, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। आपका डायपोल अब ऐसे ना रहकर ऐसे हो जाएगा। जब ये ऐसा होगा तो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से देखें, टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, जो कि मैक्सिमम होती है साइन की वैल्यू, तो केवल आएगा पी ई विच इज़ मैक्सिमम टॉर्क। तो ये मैक्सिमम कंडीशन है। टॉर्क कब मैक्सिमम होता है, जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है तो टॉर्क क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। तो याद रखें, जब न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करिए तो थीटा की वैल्यू आप क्या रख देना, 90 रख देना। तो थीटा की वैल्यू 90 होगी तो जो डायपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90। ओके, थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है थीटा की वैल्यू रख देते हैं 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इसी डायरेक्शन में, आपका डायपोल कैसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, इस तरह से आपका डायपोल रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में ऐसा रखा हुआ है, ये आपका डायपोल मोमेंट है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच में एंगल 180 बन रहा है, दोनों अपोजिट है, एंटी पैरेलल हैं। तो इस स्केल में निकालते हैं टॉर्क कितना निकलेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, थीटा मीन्स 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू याद रखें 0, साइन एन पाई 0 होता है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा आपका 0। इस केस में भी टॉर्क 0, इस केस में भी टॉर्क 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के केस में टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स बताइए कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन थर्ड में क्या डिफरेंस है। कंडीशन फर्स्ट में भी टॉर्क 0 है, कंडीशन थर्ड में भी टॉर्क 0 है। तो दोनों कंडीशन में टॉर्क 0 दिख रहा है, मगर दोनों कंडीशन अलग अलग कंडीशन है स्टूडेंट्स। ये कैसी कंडीशन, ये इसी तरह की कंडीशन है। यहाँ पर देखें, ध्यान से देखें, ये आपका हिल बना हुआ है, ओके, पहाड़ी बनी हुई है। इस पहाड़ी के ऊपर एक बार यहाँ पर एक छोटी सी बॉल रखें आप, और एक बार यहाँ पर छोटी सी बॉल रखें। इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट बी। अगर आप इस बॉल ए को थोड़ा सा हिला दें तो क्या बॉल वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगी। इसको मैंने मान चंद थोड़ा सा हिला दिया, इतना सा हिला के छोड़ दिया, तो क्या ये बॉल वापस पॉइंट ए पर आ जाएगी या जरा सा हिलाने पर इधर चली जाएगी या उधर चली जाएगी। ऑफकोर्स अगर इस बॉल को आपने थोड़ा सा भी हिलाया, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करा इसकी पोजीशन से, तो ये बॉल यहाँ से हमेशा कहाँ चली जाएगी, दूर चली जाएगी, मतलब वापस नहीं आने वाली। तो ये जो पॉइंट ए है आपका, इस पॉइंट ए को हम बोलेंगे, ये पॉइंट ए कैसा है, अनस्टेबल, अनस्टेबल पॉइंट, ओके, या फिर इसको कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बॉल बी की बात करें, जब बॉल बी को आप थोड़ा सा हिला भी देंगे, हिलाकर छोड़ भी देंगे, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इस तरह से जाएगा और धीरे धीरे वापस किस पॉइंट पर आ जाएगा, पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी हिला देंगे तो वापस ये पॉइंट कहाँ पर पहुंच जाएगा, पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है, इसको इसके जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ भी दिया जाए तो वापस उसी पोजीशन पर पहुंच जाता है। इस तरह की जो पोजीशन होती है उसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ओके, तो दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको इसके बॉल के एग्जांपल से समझ में आया होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है टॉर्क के केस में। जब थीटा की वैल्यू 0 होती है ना स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब टॉर्क, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है और आपका जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या है, ये। अगर आप इस डायपोल को थोड़ा सा यहाँ से डिस्टर्ब कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर खींचा और इसको छोड़ दिया, तो वापस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगेगा, जिसके कारण ये वापस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे वापस अलाइन हो जाएगा, और डिस्टर्ब करेंगे वापस अलाइन हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाता है तो वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ये उसी तरह से हो रहा है स्टूडेंट जैसा कि पॉइंट बी पर रखने से होता था। इसका मतलब टॉर्क जब 0 हो रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के केस में, तो एक कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के केस में देखें, 180 डिग्री के केस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है
वो डाइपोल को आपने ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर अब मैंने इस पोजीशन से थोड़ा सा इसे डिस्टर्ब करा, बाई चांस इसको ऐसा कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर आ गया, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, हिला दिया यहाँ से। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या इसको इस पोजीशन से हिलाने पर, थोड़ा सा हिलाने पर, क्या वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा या फिर ऐसे घूमकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा? ऑफ कोर्स ऐसे घूमकर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये उसी तरह का केस है जैसा कि पॉइंट ए पर था, क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखें यहाँ पर टॉर्क 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के केस में कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, तो 2 पॉइंट याद रखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम SHM डिफाइन करते हैं। ओके।